सारिका की आत्मा को मुक्ति मिले 1 महीना हो चुका था। राजुल दिल्ली लौटकर अपनी डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग में लगी थी। उसने चांदपुर में बिताए उन दिनों को याद करते हुए कई रातें जागकर बिताई थीं। घटनाएं इतनी वास्तविक थीं कि वो अभी भी उसके सपनों में गूंजती थीं। लेकिन एक बात राजुल मानने को तैयार नहीं थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। सारिका का आखिरी ईमेल। कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। उसके मन में हर दिन गूंजता रहता था। राजुल ने सोचा था कि ये सिर्फ आत्मा की आखिरी विदाई होगी। लेकिन एक दिन उसे एक नया पार्सल मिला, बिना किसी नाम का, बिना किसी पते का। अंदर सिर्फ एक पुरानी, फटी हुई डायरी थी। उसके कवर पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था, सारिका की सच्चाई अधूरी है। राजुल का दिल जम गया। डायरी के अधिकांश पन्ने फटे हुए थे। जो बचे थे, उन पर खुरची हुई लिखावट, कांपती हुई स्याही और डर से भरे शब्द थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है, तो समझ लो, चांदपुर में सिर्फ एक की नहीं, कई आत्माएं कैद हैं। राजुल की सांस अटक गई। उसने सोचा था कि यह सिर्फ सारिका का मामला था, पर अब लगता था कि कुएं और उसके आसपास का जंगल कोई बड़ा रहस्य छुपाता है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने उन्हें देखा है, पेड़ों के पीछे खड़े, बिना चेहरों वाले लोग। उनका राजा, काली परछाई, हर रात जागती है। राजुल ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग कह रहा था कि यह पागलपन है, लेकिन दिल को याद था कि उसने खुद उस काली परछाई को देखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, हाथ से बनाया हुआ। कुएं से आगे, जंगल में एक लाल निशान। बाजू में लिखा था, मृत आत्माओं का घर। राजुल समझ गई, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। उसी रात राजुल को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही एक कांपती हुई, भारी आवाज सुनाई दी, मैडम, राजुल मैडम, आप चांदपुर वापस आइए। राजुल ने पूछा, कौन बोल रहा है? मैं मिश्रा बोल रहा हूँ, लॉज वाला मिश्रा। राजुल ने पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड खामोशी, फिर मिश्रा रोते हुए बोला, मैडम, रात को फिर आवाजें आने लगी हैं, कुआं फिर से जाग गया है। राजुल का दिल तेज धड़कने लगा। राजुल ने पूछा, लेकिन सारिका तो? मिश्रा बोला, मैडम, ये आवाज सारिका की नहीं है, ये कोई दूसरी है, और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। राजुल ने एक सेकंड भी सोचा नहीं। अगले दिन राजुल चांदपुर पहुंची, लेकिन इस बार गांव पहले से ज्यादा वीरान था। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मिश्रा उसे देखते ही रो पड़ा, मैडम, हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चे रात में चीखें सुनते हैं। औरतें कहती हैं कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा रहकर उन्हें देखता है। राजुल ने हल्के स्वर में पूछा, किस तरह की चीखें? मिश्रा बोला, ऐसी, जैसे कोई रात के बीचों बीच गला फाड़कर किसी का नाम पुकार रहा हो। कभी हंसने की आवाज आती है, कभी रोने की, और कभी कभी कोई फुसफुसाता है, हमारी मदद करो, हमें छुड़ा दो। राजुल कांप उठी। सारिका की आत्मा मुक्त हो चुकी थी तो फिर तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखें सफेद, चेहरा डर से थरथराता हुआ। वह बोली, इतने सालों से कुएं पर श्राप था, पर उसकी जड़ कहीं और है। कहाँ? राजुल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने जंगल की ओर उंगली उठाई। पेड़ों के नीचे, गुफा में, वहां काली परछाई रहती है। सारिका सिर्फ पहला दरवाजा थी, अंदर और भी कई दरवाजे हैं। राजुल की रूह में ठंड उतर गई। उस रात राजुल अपनी टीम के बिना अकेले ही जंगल जाने वाली थी। उसके हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और डायरी का नक्शा। जैसे ही वह जंगल में घुसी, हवा में अजीब सी सुगंध फैल गई। पेड़ों के बीच से हवा नहीं, कोई और चीज गुजर रही थी। पत्तियों की खड़खड़ाहट में मानो फुसफुसाहट घुली हुई थी।
लगभग 1 घंटे बाद वह उस जगह पहुंची जो नक्शे में चिन्हित थी, गुफा का प्रवेश। अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी भी भीतर जाने से डरती लगे। अचानक गुफा से एक आवाज आई, राजुल, तू आ गई। राजुल ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर कोई नहीं था, पर आवाज आई थी, और फिर टॉर्च की रोशनी अपने आप झिलमिलाने लगी। किसी अदृश्य ताकत ने उसे झटका दिया। अचानक एक परछाई गुफा के मुहाने पर उभरी। ऊंची, लंबी, इंसानी नहीं, चेहरा बिल्कुल काला, आंखें खाली। राजुल डर और गुस्से के बीच फंस गई। राजुल ने पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब नहीं दिया। हवा में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हम कैद हैं, हम इंतजार कर रहे थे तेरे जैसे किसी के आने का। और फिर पूरी गुफा चीखों से गूंज उठी। राजुल दौड़ने लगी, पूरी ताकत से। कानों में चीखें, फुसफुसाहटें, किसी के पीछे दौड़ने की आवाजें। वह जंगल से बाहर निकली और जमीन पर गिर पड़ी। उसने देखा, पेड़ों की परछाइयां खुद ब खुद हिल रही थीं। राजुल दौड़ते हुए डर के साथ गांव पहुंची। अगले दिन गांव के बुजुर्ग लोगों की बैठक बुलाई गई। सब डर के कारण आवाज भी धीमी रखते थे। राजुल ने पूछा, क्या इस गांव में पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं? एक बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत सालों से। गायब हुए बच्चे, खेत में मिली लाशें, रात में चलने वाली परछाइयां। लेकिन किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? राजुल ने पूछा। बूढ़ा कांपते हुए बोला, क्योंकि प्रधान चौहान के परिवार ने 50 साल पहले उस गुफा को खोदा था। उन्हें सोना चाहिए था, पर उन्हें मिला अंधेरा। गांव में एक मान्यता प्रचलित थी। पुराने समय में एक परछाई राजा की पूजा होती थी, जो मानव बलिदानों से प्रसन्न होता था। उस बलिदानों को बंद करने के लिए गांव के पूर्वजों ने उस गुफा को सील कर दिया था। लेकिन चौहान के परिवार ने लालच में उसे खोल दिया। उस दिन से गांव श्रापित था। राजुल ने तय किया कि वह रात को फिर जाएगी, इस बार तैयार होकर। वह मिश्रा से बोली, अगर मैं वापस न लौटूं, तो पुलिस को सूचना देना। मिश्रा डर गया, मैडम, मत जाए। लेकिन राजुल रुकी नहीं। रात की हवा हमेशा से ज्यादा ठंडी थी, जैसे किसी ने जंगल की नसें जमा दी हों। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, इस बार वह प्रवेश ही नहीं कर पाए। गुफा के ऊपर पेड़ों पर दर्जनों चेहरों की परछाइयां लटकी थीं। एक एक चेहरा चीख रहा था, रह रह कर रोता था, फिर हंसता था। लगा मानो आत्माएं पेड़ों की शाखाओं में फंसी हों। अचानक एक लड़की की आवाज आई, राजुल, मेरी बात सुनो। राजुल ठिठक गई। वह सारिका थी। धुंध से उसका चेहरा उभरा, पर इस बार वह शांत नहीं थी, परेशान थी। राजुल, मैंने गलत किया। मैं सिर्फ एक आत्मा थी, पर तुमने जिस परछाई को मुक्त किया, वह इस दुनिया की नहीं है। कौन है वह? राजुल ने पूछा। सारिका की आवाज कांपने लगी। वह परछाई राजा है। वह दूसरों की आत्माओं को खाता है। वह चाहता है कि तुम उसे पूरी तरह मुक्त कर दो। लेकिन मत करना, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इतने में धुंध फटती हुई उड़ी, और परछाई राजा प्रकट हुआ। ऊंचा, डरावना, हवा में तैरता हुआ। आवाज गहरी। वह बोला, मेरे रास्ते में मत आओ, लड़की। राजुल चिल्लाए, सारिका, भागो। लेकिन सारिका की आत्मा को परछाई ने पकड़ लिया। वह दर्द से चीखी, राजुल, भाग जा, नहीं तो वो तुझे भी पकड़ लेगा। राजुल रोते हुए गुफा से बाहर भागी। वह भागते हुए गांव पहुंची। अगली सुबह राजुल अपने होटल से बाहर आई तो देखा कि गांव में तबाही मची थी। राजुल ने लोगों को पूछा तो पता चला कि रात में 3 लोग गायब हो गए थे। एक बच्चा पेड़ के नीचे बेहोश मिला, उसके शरीर पर काली उंगलियों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात,
कुएं का पानी काला हो चुका था। गांव वालों ने कहा, ये परछाई राजा का संकेत है। राजुल ने निर्णय लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। आज रात मैं उस परछाई को खत्म करूंगी और सारिका को बचाऊंगी। गांव वाले डर गए। मैडम, वह इंसानी नहीं है। लेकिन राजुल का साहस अब डर से बड़ा था। रात 12 बजे, पूरे जंगल में भयानक खामोशी। राजुल अकेली गुफा में घुसी। काली हवा, चीखें, रोना, हर तरफ परछाइयां। लेकिन वह रुकी नहीं। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, गुफा में कई गुंबद थे। प्रत्येक में कैद आत्माएं दीवारों पर उकेरी हुई थीं। चीखती, रोती, विलाप करती। अचानक सामने परछाई राजा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल थीं। चेहरा धुएं से बना हुआ, हाथों में लंबी काली उंगलियां। वह बोला, सारिका की मुक्ति से मेरी कैद ढीली पड़ी है। अब तुम मेरा द्वार खोलोगी। राजुल चिल्लाए, मैं तुम्हें रोकूंगी। परछाई राजा हंसा, तुम्हें लगता है तुम इंसान हो, पर तुम चुनी गई हो। सारिका सिर्फ पहली चाबी थी, दूसरी चाबी तुम हो। अचानक जमीन हिलने लगी, गुफा की दीवारें टूटने लगीं। परछाइयां चीखें मारते हुए ऊपर उठीं। राजुल का शरीर हवा में उठा और परछाई राजा की तरफ खींचने लगा। तभी कहीं से एक तेज रोशनी चमकी। वह सारिका थी। परछाई राजा ने घृणा से बोला, तू अभी तक जिंदा। सारिका चिल्लाए, राजुल, डायरी का आखिरी पन्ना देखो। राजुल ने बैग खोला। डायरी का आखिरी फटा पन्ना चमक रहा था। उस पर लिखा था, परछाई का अंत रोशनी से नहीं, बल्कि उस सत्य से होगा जिसे वह छिपाता है। राजुल चिल्लाए, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? क्या सच छुपाया? परछाई राजा कांप उठा। राजुल चिल्लाए, तुझ में खुद का चेहरा नहीं है, क्योंकि तू कभी इंसान ही नहीं था। तू चौहान के परिवार के पापों का डर है। तू अस्तित्व नहीं, एक भ्रम है। परछाई राजा दर्द से दहाड़ा। गुफा टूटने लगी, परछाइयां उड़कर मिटने लगी। सारिका ने अपना हाथ राजुल की ओर बढ़ाया और बोली, भागो, ये गिरने वाली है। दोनों जैसे तैसे बाहर निकली। गुफा ढह गई और गुफा धूल में बदल गई। सुबह गांव में पहली बार सूरज की रोशनी शांत थी। कुएं का पानी साफ हो चुका था। पेड़ों की परछाइयां अब स्थिर थीं। गांव वाले दशकों बाद मुस्कुरा रहे थे। सारिका राजुल के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। वह बोली, धन्यवाद राजुल, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे गांव को मुक्त किया। धुंध ने उसे धीरे धीरे ओढ़ लिया। वह मुस्कुराए, अब सच में अलविदा, और हमेशा के लिए गायब हो गई। राजुल ने भी गांव वालों को अलविदा कहा और गांव की यादों के साथ वो अपने घर के लिए रवाना हो गई।